हाँ जी, सो वेलकम बैक एवरीवन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर जिसका नाम जो है वो है एंटरप्रेन्योरशिप सिनेरियो। सर, अगर आप हमारी कंट्री के बारे में बात करें तो हमारी जो कंट्री है ना वो बेसिकली कह सकते हैं, सबसे पहली बात जो हमने कहा कि लेबर ओरिएंटेड कंट्री हमारी है, जिसमें कि लोग जो हैं वो नौकरी करना पसंद करते हैं, ठीक है। और दूसरा अगर बात करें तो बोले एग्रीकल्चर जो है उस पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान हमारी कंट्री जो है वो देती है। लेकिन पॉइंट ऐसा है कि अगर आप जॉब करने की बात करते हैं तो भाई साहब जॉब कहाँ करेंगे? अगर कहीं पे कोई क्या बोलेंगे एंटरप्रेन्योर रहेगा, अगर कहीं पे कोई कंपनी होगी, कहीं पे कुछ मैन्युफैक्चरिंग हो रहा होगा, तब जॉब करेंगे ना। और अगर हर कोई बंदा ये सोचेगा कि चलो हमें जॉब करना है, हमें जॉब करना है, तो ऐसे केस में जब मार्केट में कोई एंटरप्रेन्योर नहीं रहेगा, मतलब कोई जॉब देने वाला इंसान ही अगर नहीं होगा, कोई कंपनी अगर नहीं होगी, तो आप जॉब करोगे कहाँ जाके? ठीक है, क्या जिंदगी भर मजदूरी करते रहेंगे? अगर मैं मान लीजिए यहाँ पे बात करता हूँ एक कंट्री के बारे में जिसका नाम क्या है, इजराइल। सर, इजराइल के जो लोग हैं ना, वहां की जो सोच है वो कौन सी है? एंटरप्रेन्योर वाली सोच है। ऐसी कोई चीज नहीं है जो कि वो वहां अपने घर पे ही प्रोड्यूस करने के बारे में सोचते ना। अगर मैं हमारी कंट्री की बात करूं तो थोड़ा सा सुन के हमें बुरा लगेगा, लेकिन सच्चाई ये है कि हमारी कंट्री में लोग ये सोचते हैं कि अगर कोई चीज हमारी कंट्री में पैदा नहीं होती है, चलो चाइना चले जाएंगे, वहां जाके जो सस्ते में बनता है उसी को इंडिया में लेके आएंगे, उसी को इंडिया में बेचेंगे और वहां से बिजनेस करेंगे, वहां से बिजनेस करेंगे, वहां से पैसा जो है उसे कमा लेंगे। लोग ऐसा सोचते हैं, ठीक है ना। द पॉइंट इज कि बिकॉज ऑफ ऑल दीज रीजंस हमारी गवर्नमेंट को यहाँ पे एक स्टेप जो है वो लेना पड़ा, जिसमें ये सोचा गया कि क्यों ना हमारी कंट्री के अंदर किस चीज को मोटिवेट किया जाए, एंटरप्रेन्योरशिप जो होता है उसे मोटिवेट किया जाए, उसको बढ़ावा दिया जाए, उसको आगे लाया जाए, ठीक है। तो ये जो चैप्टर आपका है कुल मिला के 10 पेजेस का छोटा सा चैप्टर है, जिसमें से काफी सारी बातें जो है वो हम पहले भी कर चुके हैं पुराने चैप्टर्स के अंदर, लगभग वही वाली बातें आपकी यहाँ पे आती। सवाल ये है कि सर, हमारी कंट्री में एंटरप्रेन्योरशिप जो है उसको बढ़ावा देने के लिए आपकी गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं, किस तरीके से चीजें यहाँ पे करी है, उसकी बात इस चैप्टर के अंदर करी जाएगी, ठीक है। सबसे पहली बात, गवर्नमेंट का जो सबसे बढ़िया और सबसे खतरनाक वाला स्टेप था वो क्या था? मेक इन इंडिया। सर, इंडिया के जो लोग थे उनसे तो ये कहा ही गया कि आपको जो भी अपना प्लांट डालना है, जो भी अपना काम करना है, आप कहाँ पे करो? इंडिया में करो। लेकिन उसके अलावा ऐसी बहुत सारी कंपनीज जो कि इंडिया के बाहर अपना बिजनेस करती हैं, मतलब फॉरेन वाली कंपनीज जो हैं, उनसे भी ये कहा गया कि सर, अगर आप कंपैरिजन करते हैं इंडिया का और चाइना का या ऐसी और कोई भी कंट्री जहां पे लेबर बहुत ज्यादा अवेलेबल है, क्यों? पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है सर। अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया पॉपुलेशन के मामले में आज दूसरे नंबर पे है आफ्टर चाइना, राइट। बिकॉज ऑफ दैट रीजन क्या मैं कह सकता हूं कि हमारे यहां पे जो लेबर कॉस्ट है वो बहुत कम लगती है, बहुत मतलब बहुत कम लगती है। कम पैसे में भी लोग काम करने को क्या होते हैं? तैयार होते हैं। सर, अगर एक छोटा सा एग्जांपल आप यहां पे लेके चलें तो आपने शायद कंपनी का नाम सुना होगा, नाम क्या है? एप्पल। सर, अगर एप्पल कंपनी की बात की जाए तो उसका जो पूरा का पूरा अस्तित्व है वो कहां से है? सर, कैलिफोर्निया, यूएसए। लेकिन उसके बावजूद जब आप वो फोन पे देखते हैं तो आपको लिखा हुआ वहां पे क्या मिलता है? मेड इन चाइना या फिर असेंबल्ड इन चाइना। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो ऐसे केस में हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं, जब इलेक्शंस हुए थे, कब की बात है सर? 2014 के आसपास की बात है। उस टाइम पे जैसे ही मोदी जी की गवर्नमेंट यहाँ पे आई थी तो उन्होंने ये सबसे अच्छा स्टेप जो है वो यहाँ पे लिया, जिसमें कि जो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 है और जो एफडीआई की पॉलिसी है उनको और बेहतर बनाया गया, जिसमें कि ये कहा गया कि अगर बाहर से कोई बंदा इंडिया में पैसा लगाना चाहता है तो वो इंडिया में पैसा लगा सकता है, लेकिन पॉइंट ये रहेगा कि आपको अपना प्रोडक्शन जो है वो इंडिया में करना चाहिए। प्रोडक्शन इंडिया में करो और इसके बाद में अगर आप चाहो तो इंडिया से बाहर में जाके एक्सपोर्ट करो। इससे क्या होगा? बहुत सिंपल सी बात है, ध्यान दीजिएगा। अगर इंडिया के बाहर के लोग या इंडिया के ही लोग जो हैं हमारी कंट्री में चीजें बना रहे होंगे तो हमारी कंट्री में रॉ मटेरियल जो है वो किस में कन्वर्ट होगा? फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होगा। दो बेनिफिट होने वाले साहब। सबसे पहला बेनिफिट, जो चीज हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं वो चीज हमें क्या पड़ती है? बहुत महंगी पड़ती है। क्यों महंगी पड़ती है? रीजन बीइंग कि अगर वो चीज आपकी 100 रुपए की होगी तो उसके ऊपर तकरीबन 30 रुपए जो है वो किसके ऐड हो जाते हैं? टैक्स के, कस्टम ड्यूटी के ऐड हो जाते हैं, और अल्टीमेटली आपकी वही वाली चीज कितने रुपए की बन जाती है? 130 रुपए की।
राइट। कई तो ऐसी भी चीजें आपको मिलेंगी जो अगर 100 रुपए की है तो उसके ऊपर 100 रुपए का ही आपको क्या पे करना पड़ेगा, टैक्स पे करना पड़ेगा, और अल्टीमेटली वही चीज आपको कितने रुपए की मिलेगी, 200 रुपए की। लेकिन पॉइंट ऐसा आता है कि अगर वो वाली चीज जो हम इंडिया के बाहर से इंडिया में मंगा रहे हैं, अगर उसका प्रोडक्शन ही इंडिया में किया जाए, तो क्या मैं कह सकता हूं कि वही वाली चीज जो है 18% का जीएसटी लग के सिर्फ 118 रुपए की हमारे कंज्यूमर्स को पड़ेगी, राइट। आप बड़ी बड़ी गाड़ियों की बात कर लीजिए, सुपर कार्स जो आपकी रहती है या फिर सुपर बाइक्स आपकी जो रहती है, ठीक है, सो कितनी महंगी महंगी बाइक्स आती है, और उसमें सबसे बड़ा जो प्राइस आपका ऐड होता है फॉर इंडियंस, दैट इज व्हाट, दैट इज अ कस्टम ड्यूटी, जो कि आपको गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है, ठीक है। लेकिन वही वाली चीज का प्रोडक्शन अगर इंडिया में किया जाएगा तो सबसे पहली बात तो ये कि आपको वो प्रोडक्ट सस्ते में पड़ेगा, ठीक है। दूसरी बात ये कि सर यहां पे भी जो ये 100 रुपए का कॉस्ट लग रहा है, जो कि लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, ये 4 चीजों के लिए लगता है। बोले हाँ सर। अब पॉइंट ये है कि लैंड की बात करो, लेबर की बात करो, कैपिटल की बात करो, ये तीनों ही चीजें अगर इंडिया की होंगी तो पैसा कहां जाएगा, सो इंडिया में जाएगा। बाहर का कौन है, सिर्फ एंटरप्रेन्योर है। एप्पल नाम की जो कंपनी है सिर्फ वही बाहर की है, उसके अलावा कुछ और बाहर का थोड़ी है, तो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट जो होगा वही क्या होगा, इंडिया के बाहर जाएगा, बाकी पूरा पैसा कहां रहेगा, इंडिया में रहेगा। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि इससे हमारी जो इकोनॉमी होगी, उस इकोनॉमी का यहां पे क्या होगा, सिंपल तरीके से ग्रोथ जो है वो यहां पे रिकॉर्ड होगा। अंडरस्टूड द पॉइंट। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हमारी कंट्री के जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने यहां पे इस स्कीम को लॉन्च किया, जो कि 2014 में लॉन्च किया गया था, ठीक है। नाम क्या दिया गया, मेक इन इंडिया। सर इंडिया के बाहर के लोगों को, इंडिया के ही अंदर के लोगों को ये कहा गया कि जो भी आपको प्रोड्यूस करना है, कोशिश ये कीजिए कि आप सारी चीजों को हमारी ही कंट्री में यानी कि इंडिया में ही क्या करें, प्रोड्यूस करें। अभी ध्यान से सुनिएगा, बिजनेसेस फ्रॉम अक्रॉस द ग्लोब एंड नॉट मेयरली इन द अमेरिका कंसिडर मेक इन इंडिया। सिर्फ और सिर्फ अमेरिका नहीं, बल्कि इवन अगर आप बात करते हैं हमारी कंट्री के लोग या फिर और जो बाहर के लोग होंगे, वो लोग भी हमारी कंट्री में इस चीज को बनाने के बारे में सोच रहे हैं। दिस प्रोग्राम वॉज लॉन्च इन सितंबर 2014। डेट याद रखिएगा, एग्जाम में डेट जो है वो आपको पूछा जा सकता है। कब की बात है, सितंबर 2014, सून आफ्टर द मोदी गवर्नमेंट केम इनटू पावर, तब इसको लॉन्च किया गया। एंड सर उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो कुल मिला के 25 इंपॉर्टेंट एरियाज हैं। कितने एरियाज हैं, 25 इंपॉर्टेंट। ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन जो है वो इस चीज के ऊपर आ सकता है कि कितने एरियाज में मेक इन इंडिया के बारे में जोर जो है वो दिया गया और कहा गया कि इंडिया में इसको बनाने की कोशिश आप करो। सर ऑटोमोबाइल, केमिकल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फार्मास्यूटिकल, टेक्सटाइल, एविएशन, लेदर, टूरिज्म, हॉस्पिटलिटी, वेलनेस, रेलवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके अलावा और भी बहुत सारे, बट अगर मैं मेन चीजों की बात करूं तो ये आपके यहां पे आ गए, ठीक है। इस स्कीम के हिसाब से अगर बात की जाए तो जो एफडीआई के लिमिट कल तक 49% अलाउ हुआ करती थी, वो 100% अलाउ हो चुकी है। अब प्लीज ये सवाल मत पूछिएगा कि सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एफडीआई, पूरी की पूरी बात जो है वो डिटेल में अपन अच्छे से कर चुके हैं, ठीक है। तो हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने फॉरेन बंदों को ये अलाउ कर दिया है कि भाई साहब अगर आप इनमें से किसी भी फील्ड में काम करना चाहते हो तो आप इंडिया में आके काम कर सकते हैं, खुद का प्लांट जो है वो यहाँ पे डाल सकते हैं, असेंबली प्लांट बोल दीजिए या फिर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बोल दीजिए, वो यहाँ पे डाल सकते हैं, यहाँ पे आप काम कर सकते हैं और फिर यहां से आप चीजों को इंडिया के बाहर एक्सपोर्ट कर सकते हैं जैसा आपको सही लगे। अंडरस्टूड द पॉइंट, ठीक है साहब। नाउ इट हैज एस्टैब्लिश्ड एन इन्वेस्टर फैसिलिटी सेंटर, वेरी मच इंपॉर्टेंट। सर हमारी कंट्री में सेंटर बनाया गया है, ठीक है। कैसा सेंटर, ऐसा सेंटर जो कि इन्वेस्टर्स को फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा। सर कौन सी फैसिलिटी, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर मान लीजिए आपके दिमाग में सवाल चल रहा है कि मुझे ना कोई चीज का मैन्युफैक्चरिंग करना है, कोई चीज को बनाना है, ठीक है, तो आप क्या सोचोगे, आप ये सोचोगे कि किसी भी चीज को बनाने से मुझे जो प्रॉफिट मिलेगा वो अच्छा खासा होना चाहिए। ये सर नो, हर कोई बंदा ये सोचता है। इसका दूसरा मतलब ये भी निकलता है कि अगर मैं कोई चीज को बनाने के बारे में सोचूं तो उसको बनाने के लिए जो कॉस्ट लगता है, जो खर्चा होता है, वो जितना हो सके उतना कम मुझे लगना चाहिए। ये भी एक थॉट होता है। बोले हाँ सर। अब पॉइंट ये है कि सर ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ हमारी ही कंट्री में प्रोडक्शन करने से आपको कॉस्ट जो है वो कम लगेगा, डिपेंड करता है। कई बार ऐसा होगा कि कोई रॉ मटेरियल जो है वो हमारी कंट्री के बजाय अगर किसी दूसरी कंट्री से आप लेके आते हो तो आपको रॉ मटेरियल जो है वो सस्ता पड़ सकता है, या फिर हो सकता है कि किसी दूसरी कंट्री से अगर आप लेके आते हो तो शायद सस्ता ना पड़े लेकिन क्वालिटी जो है वो आपको इवन वहां पे मिल सकती है।
नंबर वन आपको वहां पे क्वालिटी जो है आपकी उस रॉ मटेरियल की मिल सकती है, हाँ या ना? बोले हाँ सर। या फिर अपार्ट फ्रॉम दैट एक और चीज हो सकती है कि सर हमारी कंट्री में जो कैपिटल वाले गुड्स है ना वो इतने अच्छे नहीं है, अगर वही वाले कैपिटल गुड्स हम कहीं और से लेके आते हैं तो वो बेहतर हो सकता है। डू यू एग्री टू द पॉइंट? यस और नो? बोले हाँ सर। तो यही बात जो है जो इंडिया के बाहर का बंदा होगा वो भी सोच रहा होगा कि भाई साहब अगर मैं इंडिया में अपना प्रोडक्शन की फैसिलिटी डालता हूं या फिर इंडिया में अगर मैं अपना बिजनेस एक्सपांड करना चाहता हूं तो मुझे चीजें कहां मिलेगी, कैसे मिलेगी, किस तरीके की होगी, इंडिया की जो टैक्सेशन पॉलिसी है वो क्या कहती है इस चीज के बारे में, मेरे लिए इंडिया में काम करना बेनिफिशियल होगा कि नहीं होगा, क्या प्रॉस है क्या कॉन्स है, इसके बारे में इंडिया के बाहर का जो बंदा है वो जानना चाहेगा। एग्री करते हो इस बात को? बोले हाँ सर। अब पॉइंट ऐसा है कि अगर हमारी कंट्री ये चाहती है कि इंडिया के बाहर के लोगों को इंडिया में अट्रैक्ट किया जाए तो उस बात के हिसाब से यहां पे सेंटर बनाना क्या होगा, जरूरी होगा। क्या करेगा ये सेंटर? सर अगर किसी भी इंडिया के बाहर के बंदे को इंफॉर्मेशन चाहिए कि अगर आप इंडिया में आते हैं तो बेनिफिट क्या है, अगर आप इंडिया में आके काम करते हैं तो नुकसान क्या क्या हो सकते हैं, वो सारे के सारी इंफॉर्मेशन आपको कहां मिल जाएगी? इन्वेस्टर फैसिलिटी सेंटर में मिल जाएगी। ठीक है, ठीक है सर। तो एसेस द फॉरेन बिजनेसेस लोकेट पार्टनर्स एंड द साइट्स। इंडिया में किसके साथ में जॉइंट वेंचर किया जा सकता है, इंडिया में किसके साथ मिलकर बिजनेस किया जा सकता है, ठीक है, ये सारी चीजें और
49% शेयर्स बी लिमिटेड के पास में है तो चलेगा, लेकिन कम से कम कितना 51% शेयर्स जो है वो किसके पास होना चाहिए, किसी एससी, एसटी और या फिर वुमेन के पास होना चाहिए। किसी एससी, एसटी और या फिर किसके पास होना चाहिए, किसी वुमेन के पास में होना चाहिए। अंडरस्टूड द पॉइंट, रेडी के साथ। लेकिन फिर उसके बाद में सब बोले अगर ये स्कीम का बेनिफिट उठाना है तो एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, अगर ये स्कीम की बेनिफिट जो है उसको आप उठाना चाहते हो तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो क्या रहना चाहिए। तो ध्यान से देखेंगे भाई सब। सबसे पहली बात तो बोले सामने वाले बंदे को एससी, एसटी या फिर वुमेन एंटरप्रेन्योर जो है होना चाहिए, एंड उनकी एज जो है वो कम से कम कितने साल की रहे, 18 साल की, कम से कम 18 साल की एज जो है वो रहनी चाहिए। ठीक है साहब। दूसरी बात, लोन under the scheme are available for only greenfield projects। किस लिए रहेगा, सिर्फ और सिर्फ ग्रीनफील्ड वाले जो प्रोजेक्ट रहेंगे उसके लिए रहेगा। अगर ब्राउनफील्ड का आप काम करना चाहेंगे, मतलब ऑलरेडी जहां पे कंस्ट्रक्शन वगैरह हो चुका है वहां काम करना चाहेंगे तो ये आपको मिलेगा नहीं। ठीक है साहब। फर्स्ट टाइम वेंचर ऑफ द बेनिफिशियरी इन मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस और द ट्रेडिंग सेक्टर, पहली बार जहां पे आप काम कर रहे होंगे। ठीक है साहब। फिर उसके बाद ये पॉइंट जो है वो अपने पहली बात कर लिया, एंड भाई साहब ये सीधा पॉइंट क्या बोलता है, यू शुड नॉट बी ऑफिशियल मान लिया। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ऑलरेडी किसी बैंक से आपने पैसा लिया था, वो पैसे का आप गबन कर गए और बोल रहे सर मैं तो वापस से ऑल्टरनेटिव करने के बारे में सोच रहा था, जिंदगी दोबारा शुरू करने के बारे में सोच रहा था या फिर सोच रही थी, ऐसा केस। ठीक है, तो ऐसा नहीं चलेगा। कुल मिला के 4 कंडीशन जो है ये आपको यहाँ पे क्या करनी पड़ेगी, पूरी करनी। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, अगर लोन डिटेल्स की बात की जाए तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहली बात, आपको जो लोन यहाँ पे मिलेगा वो कंपोजिट वाला लोन। कौन सा लोन, कंपोजिट, मतलब इंक्लूसिव ऑफ द टर्म लोन एंड द वर्किंग कैपिटल। सर मतलब ऐसा नहीं है कि 10 लाख से लेके 1 करोड़ रुपए तक आपको पूरा पैसा दे दिया और ये कहा कि जो करना है करो, नहीं। आपको बकायदा प्रोजेक्ट बना के देना पड़ेगा और उसमें आपको ये बताना पड़ेगा कि आपको लॉन्ग टर्म के लिए कितना पैसा लग रहा है और शॉर्ट टर्म में काम करने के लिए वर्किंग कैपिटल जो है वो कितना लग रहा है। ठीक है, तो मान लीजिए अगर 10 लाख का लोन सैंक्शन हुआ है तो उसमें से कुछ पैसा, से फॉर एग्जांपल 4 लाख रुपए वर्किंग कैपिटल के लिए रखेंगे जो कि आपको शॉर्ट टर्म में चुकाना पड़ेगा। ठीक है, और 6 लाख रुपए जो है वो आपको लॉन्ग टर्म के हिसाब से हो सकता है, कहा जा सकता है काम करना 10 साल के बाद में ये पैसा जो है वो आपको चुकता करना पड़ेगा, या फिर उसका ईएमआई जो होगा वो 10 साल का, ऐसा डिसाइड किया जा सकता है। ठीक है, ठीक है साहब। फिर उसके बाद पर्पस ऑफ लोन, सर ये तो पहली बात कर चुके हैं, नया एंटरप्राइज डालना है जो मैन्युफैक्चरिंग हो सकता है, ट्रेडिंग हो सकता है या फिर सर्विस में भी हो सकता है। फिर उसके बाद में साइज ऑफ द लोन, सर ध्यान से, कंपोजिट लोन ऑफ 75% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट इंक्लूसिव ऑफ द टर्म लोन एंड वर्किंग कैपिटल। ध्यान से सुनिएगा, कहा कि अगर आपके बिजनेस में पूरा पैसा, मान लीजिए 100,000 यहाँ पे काम करते हैं 10 दिन, बोले 10 लाख रुपए का पूरा पैसा लग रहा आपके प्रोजेक्ट। ठीक है, तो इस 10 लाख का 75% जो है यानी कि 7.5 लाख रुपए आपको कौन दे देगा, बैंक दे देगा। फिर उसके बाद देखिए क्या कहते हैं, the stipulation of the loan being expected to cover 75% would not apply if the borrower's contribution along with the coverage support from any other scheme exceed 25% of the project cost। so मतलब ये कि अगर आपके खुद के पास में अच्छा खासा पैसा पड़ा है, मतलब आपको गवर्नमेंट के लोन की जरूरत है। अगर आपके पास खुद के पास में अच्छा खासा पैसा पड़ा है तो क्या गवर्नमेंट के लोन की जरूरत है, आंसर इज नो। तो जब उसकी जरूरत है तो भाई क्यों पैसा बर्बाद करो। या फिर दूसरा, शायद हो सकता है ऐसी ही कोई दूसरी स्कीम
अलावा आपसे कुछ गिरवी रखने को भी बोला जा सकता है, कोलेटरल सिक्योरिटी जो है वो भी मांगी जा सकती है। और या फिर अगर ये जो फंड यहाँ पे बनाया गया है, ठीक है, अगर ये जो फंड यहाँ पे बनाया गया है, अगर ये भी गारंटी प्रोवाइड कर दे तो वो भी यहाँ पे क्या होगा, चल जाएगा, दैट्स आल्सो वेलकम, ठीक है साहब। फिर उसके बाद रिपेमेंट कम से कम 7 साल, ठीक है, विद अ मैक्सिमम मॉरेटोरियम पीरियड ऑफ 18 मंथ्स। अब ये थोड़ा ध्यान वेरी 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 मच इंपॉर्टेंट। यहाँ क्या कहा गया कि जो पैसा आपको वापस देना होगा वो कितने साल में दोगे, 7 साल में दोगे। कितने साल में, 7 साल में। लेकिन साथ में क्या कहा कि देयर विल बी समथिंग कॉल्ड एज व्हाट, मोरेटोरियम पीरियड फॉर 18 मंथ्स। अब ये सवाल है कि सर ये मोरेटोरियम पीरियड क्या होता है, अभी ध्यान से सुनिएगा भाई साहब। मान लीजिए जस्ट फॉर एग्जांपल कि आपकी एक कंपनी आपने बनाई जिसका नाम आपने क्या दिया, ए लिमिटेड नाम, ठीक है, और इस कंपनी को हमने स्टैंड अप इंडिया की स्कीम के हिसाब से कंपनी कहा। द रीजन बीइंग कि इट वाज मेड बाय एससी एसटी और या फिर इसका ओनरशिप जो है वो इनके पास, ठीक है, इनमें से किसी के पास। अब क्या हुआ कि स्कीम के हिसाब से किसी बैंक से इन्होंने लोन लिया, कोई भी बैंक होगा, ठीक है, और से फॉर एग्जांपल कि लोन जो है वो कुल मिला के 20 लाख का लिया। कितने का लिया गया, 20 लाख का लिया गया। अब ये 20 लाख रुपए प्लस इसके ऊपर जो भी आपका इंटरेस्ट होगा ये आपको क्या करना होगा, सब बोलिए आपको रिपे करना पड़ेगा। लेकिन जो ये रीपेमेंट अपन करेंगे ये किस में रहेगा भाई साहब, सब बोलिए इंस्टॉलमेंट में रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि आपको ये बोला जाए कि चल ठीक है 7 साल के बाद में पूरा पैसा देना, नहीं, क्या कहा जाएगा, इंस्टॉलमेंट्स आपको पे करनी पड़ेगी, ठीक है। और इंस्टॉलमेंट आपकी जो होंगी वो कौन सी वाली रहेगी भाई साहब, मंथली वाली। नाउ से जस्ट फॉर एग्जांपल कि आपका जो मंथली इंस्टॉलमेंट यहाँ पे आ रहा है 7 साल के हिसाब से, दैट इज अराउंड 40,000 रुपीज। कितने का आ रहा है, 40,000 रुपए का मंथली इंस्टॉलमेंट आपका आ रहा है, ठीक है। अब करना है कि आपको बोले हर साल हर महीने ये 40,000 रुपए आपको पे करते रहना है। बट ध्यान से क्या सुनिए, क्या सब बोले यहाँ आपसे ये भी कहा जा रहा है कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल किसी एक महीने में आपने पेमेंट नहीं, या एक महीने की जगह 5 महीने हो चुके हैं और आपने इंस्टॉलमेंट का पेमेंट नहीं किया, या 5 महीने के जगह 10 महीने हो चुके हैं और आपने कोई पेमेंट नहीं किया, या 10 महीने की जगह 18 महीने हो चुके हैं और आपने कोई पेमेंट नहीं। ध्यान दीजिएगा, कुल मिला के टाइम कितना दिया गया, 18 महीने हो चुके। और क्या कहा गया कि भाई साहब ये 18 महीने विल बी मोरेटोरियम पीरियड। सर मतलब ये कि गलती से अगर लगातार 18 महीने तक आपने कोई भी इंस्टॉलमेंट पे नहीं करी, लगातार 18 महीने तक अगर आपने कोई भी इंस्टॉलमेंट पे नहीं करी, तो ऐसे केस में बैंक आपके अगेंस्ट में कार्रवाई करने वाला नहीं है। कार्रवाई कब होगी, जब 18 की जगह 19 महीने। ये समझ में आया आप, ध्यान से सुनिएगा। नॉर्मली क्या होता है, अगर आपने इंस्टॉलमेंट पे नहीं किया, पहला दूसरा तीसरा, मान लीजिए आपने 3 इंस्टॉलमेंट पे नहीं किए, तो फटाक से क्या कर लिया जाएगा, फटाक से आपकी जो कंपनी होगी उस कंपनी के अगेंस्ट में सिक्योरिटी इंटरेस्ट जो है उसको इन्फोर्स कर दिया जाएगा, आपके अगेंस्ट में केस किया जाएगा, जो प्रॉपर्टी को कोलेटरल सिक्योरिटी के तौर पे रखा गया था उसको बिकवा किया जाएगा, उसको बिकवा के वहां से जो पैसा है उसको रिकवर किया जाएगा, उसको रिकवर किया जाएगा। अंडरस्टूड द पॉइंट। लेकिन यहाँ पे आपके लिए अलग से एक्सोलिटी क्या कहा कि भाई साहब अगर 18 महीने आप पेमेंट नहीं कर पाते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, दिस इज योर मोरेटोरियम पीरियड, और इस पीरियड में आपको कोई कुछ नहीं बोलने वाला। लेकिन हाँ, अगर 18 महीने के बाद में एक भी महीना चला गया तो ऐसे केस में आपके ऊपर बाकायदा केस कर सकते हैं, कंपनी को लिक्विडेट करने की बात की जा सकती है, या फिर जिस प्रॉपर्टी को गिरवी रख के आपने यहाँ पे ये लोन लेने की कोशिश करी होगी उस प्रॉपर्टी को भी बेचने की बात जो है वो करी जा सकती है। ये पॉइंट जो उसको ध्यान में रखिएगा। अंडरस्टूड द पॉइंट, ठीक है सर। फिर उसके बाद में अगला, सो वर्किंग कैपिटल फॉर विड्रॉल ऑफ वर्किंग कैपिटल अप टू ₹10 लाख, द सेम मे बी सैंक्शन्ड बाय वे ऑफ ओवरड्राफ्ट। बैंक जो है वो आपको कौन सी फैसिलिटी दे सकता है, ओवरड्राफ्ट वाली फैसिलिटी। मतलब ये लगा लो कि आपके
employment in all the cases the borrower shall be required to bring in minimum 10% of the project cost as full contribution। ये बात एक ध्यान रखिएगा भाई साहब, गलती मत सोचिएगा कि पूरा का पूरा पैसा गवर्नमेंट आपको दे देगी, नहीं, पूरा पैसा गवर्नमेंट ने आपको दे दिया, आप गवर्न करके बच गए, क्या फर्क पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो गवर्नमेंट आपको यहाँ पे पूरा 100% लोन जो है वो तो कभी नहीं देने वाली, क्या कहेगी आपसे कि आपको कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन जो है वो तो लगाना पड़ेगा, एटलीस्ट कितना 10% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट जो होगा वो आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा, कम से कम कितना 10%, ठीक है। और उसके हिसाब से आपको 25% तक का मार्जिन जो है वो यहाँ पे लेके चला जा सकता है, मैक्सिमम कितना 25%। अंडरस्टूड द पॉइंट, ठीक है सर। तो ये हुआ आपका सेकंड वाला, जिसका नाम क्या किया गया था, स्टैंड अप इंडिया। 3 ही लोगों को स्कीम अवेलेबल है, एससी वाले, एसटी वाले और तीसरा कौन सा, वुमेन। फिर उसके बाद में आता है आपका थर्ड वाला, दैट इज टू बी कॉल्ड एज व्हाट, स्टार्टअप इंडिया। तीसरा कौन सा आपका, तीसरा है स्टार्टअप इंडिया। ये क्या कहता है भाई साहब, सर इसकी बात तो हम बहुत पहले बहुत बार कर चुके हैं सर। सिंपल तरीके से बोला गया कि अगर आपके दिमाग में किसी भी टाइप का कोई भी इनोवेशन होगा, कोई इनोवेटिव आइडिया अगर आपके पास में है, शायद रिसेंटली आपने एक चीज सुना होगा, तंदूरी चाय। कौन सी चाय, तंदूरी चाय, शायद आपने सुना भी होगा, शायद आपने देखा भी होगा। सर अलग ही मतलब किस्म की चीजें निकाल दी यहाँ पे लोगों ने। तंदूर में रोटी बनते हुए देखी थी, तंदूर में बटर नान वगैरह जो है वो सब बनते हुए देखा था, तंदूरी मुर्गी जो है वो भी देखा था, राइट। लेकिन तंदूर के अंदर चाय पहली बार सुनी। क्या करते हैं उसके अंदर, सब लोग कुछ नहीं, जो मिट्टी के कुल्हड़ होते हैं, मिट्टी के जो कप रहते हैं, उनको तंदूर में सेक लिया जाता है, कोयले के साथ तंदूर में उसको सेक लिया जाता है और दूसरी तरफ चाय बन जाती है। और चाय बनने के बाद में तंदूर में से गरम गरम कुल्हड़ को निकाला जाता है और वो चाय को इसमें डाला जाता है, थोड़ी सी मिट्टी की खुशबू जो है, महक जो है वो उसके अंदर आ जाती है, बन गई तंदूरी चाय। अगर अभी सोचेंगे तो सर बहुत ही छोटा सा काम यहाँ पे लग रहा है, लेकिन किसी बंदे ने जब पहली बार ये चीज को लॉन्च किया होगा, मैं आपको बता दूं, पुणे का वो बंदा है और उसने ये चीज को अपने नाम पे क्या करवा लिया, पेटेंट करवा। आज ऑल ओवर इंडिया कहीं ना कहीं तंदूरी चाय जो है आपको दिख जाएगी, लेकिन ये बंदे की फ्रेंचाइजी वहां पे। अंडरस्टूड द पॉइंट, इनोवेशन, स्टार्टअप। स्टार्टअप के लिए आप उसको क्या कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। गवर्नमेंट जो है वो भी यहाँ पे क्या कहती है कि अगर ऐसा कोई आइडिया आपके दिमाग में होगा तो लेके आइए भाई साहब, ऐसा कोई आइडिया अगर आपके दिमाग में है लेके आइए। गवर्नमेंट आपको यहाँ पे फुल सपोर्ट करेगी, जितना आपको पैसा चाहिए, जो आपको काम करना है कीजिए, पूरा सपोर्ट आपको यहाँ पे मिलेगा और आपको क्या करना है, आगे बढ़ने दें, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट, द स्टार्टअप। क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्कीम है जिसमें कि एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा और वेल्थ क्रिएशन भी किया जाएगा। भाई साहब कोई भी नया एंटरप्रेन्योर अगर आता है तो ऑब्वियस सी बात है वो अकेले तो काम करने वाला नहीं है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट तो देगा ही देगा, ठीक है। तो दोनों बेनिफिट यहाँ पे एनी हाउ अपने को मिलेंगे। फिर उसके बाद द गोल इज टू डेवलप एंड इनोवेट द प्रोडक्ट एंड द सर्विसेज एंड इंक्रीजिंग द एम्प्लॉयमेंट रेट इनटू द इंडिया, ठीक है साहब। ना तो बेनिफिट्स क्या क्या रहेंगे भाई साहब, सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन ऑफ द वर्क, काम जो है वो आसान हो सकता है बिकॉज ऑफ द स्टार्टअप। कई बार चीजें जो होती है काफी कॉम्प्लिकेटेड होती है। एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि आजकल का जमाना अगर आप बात करेंगे तो सैनिटाइजर का जमाना, लेकिन सैनिटाइजर को भी यूज करते टाइम पे मतलब काफी डिफिकल्टी होती है कि बॉटल है आपके हाथ में, बॉटल से आपने सैनिटाइज कर लिया, लेकिन फिर यार देखिए बॉटल पे भी तो जो आपके कीटाणु वगैरह है वो लग गए होंगे, तो क्या किया जाए, ठीक है। तो लोगों ने इनोवेशन निकाला कि आप पैर से उसको दबा सकते हैं, सैनिटाइजर जो है वो आपके हाथ में आ जाएगा, रब करो और निकलो जाएगा। दिस इज व्हाट, इनोवेशन। या फिर उसके पहले अगर मैं बात करूं तो कोई जमाना हुआ करता था जब क्लासेस आपकी फेस टू फेस हुआ करती थी, मतलब बकायदा आपको क्लासरूम के अंदर जाना पड़ता था, वहां पे आपकी जो फैकल्टी है उनको फेस टू फेस आपको देखना पड़ता था, वो भी आपको देख सकते थे कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, कहीं मोबाइल में तो ध्यान नहीं है, कहीं आप किसी से बात तो नहीं कर रहे हो, कहीं बैक बेंचर वाले जो काम करते हैं वो सब तो नहीं कर रहे हो, राइट। लेकिन आज क्या है सर, आज के डेट में पूरा का पूरा सिनेरियो चेंज हो चुका है और वीडियो क्लासेस का जमाना आ चुका है, जिसमें आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से, ना ही तो आपको दूर दूर तक ट्रेवल करने की जरूरत है। अगर मैं मुंबई वाले बच्चों की बात करूं तो पुराना टाइम जो हुआ करता था उसमें बच्चा रहता है कांदीवली और क्लासेस करने के लिए जाना पड़ता है दादर या फिर बांद्रा,
तो ट्रेन में धक्के खाते हुए जाओ, वहां पे क्लासेस करो, फिर वहां से वापस आओ, यानी कि ट्रैवल करने में ही दिन के 2 से 3 घंटे जो है वो आपके बर्बाद हो जाते हैं। और सिर्फ इतना नहीं कि लोकल में बैठ के चले गए, फिर वहां से आपको टैक्सी भी लेनी है, टैक्सी लेके आपको अपने जो क्लासेस हैं वहां तक भी आपको पहुंचना है, ये नाटक अलग हो गया। ठीक है, सो अल्टीमेटली यहाँ पे कहने का मतलब मेरा ये है कि जहां पे भी कोई भी काम को करने में अगर आसानी हो जाती है, सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क होता है, या फिर फाइनेंशियल सपोर्ट हो गया, या फिर बाकी और जो चीजें हो गई, उसमें क्या होगा, ये चीज का बेनिफिट यहाँ पे मिलेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट गवर्नमेंट का टेंडर जो है वो निकलते रहता है। अगर मैं स्टार्टअप के हिसाब से बात करूं, गवर्नमेंट का टेंडर निकलता है जिसके लिए स्टार्टअप कंपनी जो है वो अप्लाई कर सकती है, और या फिर नेटवर्किंग की अपॉर्चुनिटी जो है वो भी यहाँ पे मिलती है। स्टार्टअप की बात अगर की जाए तो ये 16 जनवरी 2016 को मोदी ने क्या किया था, इंट्रोड्यूस इसको किया, राइट। बेनिफिट क्या क्या है, सबसे पहली बात फाइनेंशियल बेनिफिट, गवर्नमेंट आपको क्या दे देगी, लोन दे देगी। दूसरा इनकम टैक्स बेनिफिट, ये की बहुत ही ज्यादा बढ़िया और बेहतर वाला पार्ट है। अगर नॉर्मल कंपनीज की बात आप करोगे तो उसमें 30% तक का टैक्स लगता है, उस पर सरचार्ज अलग और सेस वगैरह जो है वो अलग पे करना पड़ता है। लेकिन स्टार्टअप की बात अगर की जाए तो यही सारे कॉस्ट जो है वो क्या हो जाते हैं, कहीं ना कहीं कम हो जाते हैं। फिर उसके बाद में रजिस्ट्रेशन बेनिफिट, दूसरी कंपनीज को रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए दुनिया भर के पापड़ बेलने पड़ते हैं, ठीक है। लेकिन स्टार्टअप कंपनी अगर रहेगी तो रजिस्ट्रेशन करवाने में आपको क्या रहेगी, आसानी रहेगी, शायद एक ही फॉर्म में आपका पूरा का पूरा काम जो है वो हो जाए। पढ़ेंगे डिटेल में, लेकिन पहले हेडिंग पढ़ लेंगे। फिर गवर्नमेंट के टेंडर निकलते हैं। सर अगर मैं गवर्नमेंट के टेंडर्स की बात करूं तो शायद आपने काफी मूवीज वगैरह देखी होंगी जिसमें घोटाला चलता है, जिसमें कार्टेल बना लेते हैं लोग और ये कहते हैं कि वैसा भी टेंडर अगर निकला है तो सिर्फ हमको जाएगा। लेकिन गवर्नमेंट क्या करती है, अभी कुछ टेंडर ऐसे निकालती है जो सिर्फ और सिर्फ उस कंपनी को मिलेगा जो कि क्या है, स्टार्टअप। अगर आप स्टार्टअप नहीं है तो ये चीज आपको नहीं मिलेगी। फिर उसके बाद ह्यूज नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज, बराबर ये सारी बातें अपन ऊपर भी देखी है, लेकिन यहाँ भी एक बार देख लेते हैं। सबसे पहली बात, सब बोले मैक्सिमम स्टार्टअप्स की बात अगर किया तो क्या रहेंगे, वो पेटेंट बेस्ड होते हैं। मतलब कोई इनोवेटिव आइडिया किसी बंदे ने बनाया और उसको अपने नाम पे क्या करवा लिया, पेटेंट करवा लिया। It means they produce or provide the unique goods or services. In order to register their patent, they have to incur a heavy cost, which is known as a patent cost. लेकिन ध्यान से, अगर स्टार्टअप लेके आ रहे हो तो पेटेंट कॉस्ट जो है वो आपको बहुत ही कम लगेगी। Under the scheme, the government provide 80% rebate of the patent cost. मतलब पेटेंट को रजिस्टर करवाने के लिए अगर आपको गलती से 1 लाख रुपए लगा होगा तो उसमें से 80% यानी कि 80,000 रुपए जो है वो गवर्नमेंट से आपको क्या मिल जाएगा, रिबेट मिल जाएगा, छूट मिल जाएगी 80%। ठीक है। मोर ओवर द प्रोसेस ऑफ द रजिस्ट्रेशन विल बी फास्टर फॉर देम। स्टार्टअप के लिए प्रोसेस क्या रहेगा, फास्ट रहेगा। ऑल्सो द गवर्नमेंट पेज द फीस ऑफ द फैसिलिटेटर टू ऑब्टेन द पेटेंट। इतना बेनिफिट जो है वो किसको मिल रहा है, यहाँ पे स्टार्टअप जो है उनको मिल रहा है। इनकम टैक्स बेनिफिट की बात अगर करें तो गुड अमाउंट ऑफ द बेनिफिट इनकम टैक्स, द गवर्नमेंट एग्जेम्प्ट देयर 3-year इनकम टैक्स। यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या 3 साल तक आपको इनकम टैक्स पे ही नहीं करना पड़ेगा, स्टार्टिंग के 3 साल। ठीक है, कब से, इनकॉर्पोरेशन से। जो भी साल में इनकॉर्पोरेशन करवाया होगा, मान लीजिए कि आपकी कंपनी जो है उसका इनकॉर्पोरेशन होता है कब, 2025 में। ठीक है, तो 2025-26 में जो भी प्रॉफिट आया, या 2026-27 में जो भी प्रॉफिट आया, या 2027 और 28 में जो भी प्रॉफिट आया, नॉर्मल कंपनी अगर होती तो 30% प्लस 2% का सरचार्ज। ठीक है, फिर उसके अलावा प्लस 0.3 का सेस, ये पे करना पड़ता, लेकिन आपको कुछ भी पे नहीं करना पड़ता, 0%। जो प्रॉफिट आया सारा तुम्हारा बोले, जाओ ऐश करो। ठीक है, फिर उसके बाद में ऑल्सो दे कैन क्लेम द एग्जम्पशन फ्रॉम द कैपिटल गेन टैक्स। सर ये कैपिटल गेन टैक्स क्या होता है, अगर कोई चीज ऐसी चीज जो कि कुछ टाइम रखने के बाद में आपने बेची होगी, जैसे मान लो लैंड और बिल्डिंग, ठीक है, या किसी कंपनी के शेयर्स आपने बेचे, तो उससे जो लमसम बेनिफिट आपको होता है उसे कहते हैं कैपिटल गेन टैक्स। ठीक है, ध्यान से, अगर मैं यहाँ कैपिटल गेन टैक्स की बात करूं तो टैक्स ऑन प्रॉफिट अर्न्ड बाय
जिनको बनाने का आपका बिजनेस नहीं है उसे कहा जाता है क्या, कैपिटल गुड्स। ठीक है, तो उनको अगर आपने बेच के क्या किया होगा, प्रॉफिट कमाया होगा और उसके ऊपर अगर टैक्स पे करना पड़ रहा है तो उसे क्या कहेंगे, कैपिटल गेन टैक्स। गॉट इट? वो आपको यहाँ पे कम पे करना पड़ेगा, उसका एग्जम्पशन आप यहाँ पे क्लेम जो है वो कर सकते हैं। फिर उसके बाद में रजिस्ट्रेशन बेनिफिट, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है, नॉर्मल लोगों के लिए बात करेंगे तो कंपनी को इनकॉर्पोरेट करना या उसको रजिस्टर करना इज फार मोर डिफिकल्ट देन रनिंग इट। अगर मैं नॉर्मल कंपनीज की बात करूं तो, या काफी लोग ऐसा मानते भी हैं। ठीक है, लेकिन इट इज बिकॉज ऑफ लॉन्ग एंड द कॉम्प्लेक्स स्टेप्स ऑफ द रजिस्ट्रेशन जो कि आपको फॉलो करना पड़ता है। कंपनी लॉ में अपने इस चीज के बारे में अच्छे से बात करेंगे जब अपने लॉ सबमिट के बारे में डिस्कशन। ठीक है, या फिर अगर जब एग्जीक्यूटिव में आप जाएंगे तो डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि सर कंपनी अगर आप बना रहे हैं तो ऐसे केस में रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस वहां पे आपका क्या रहेगा। बट अंडर द स्टार्टअप इंडिया स्कीम एन एप्लीकेशन इज देयर टू फैसिलिटेट द रजिस्ट्रेशन। अ सिंगल मीटिंग इज अरेंज्ड टू एट द स्टार्टअप इंडिया हब। एक मीटिंग जो है वो किया जाएगा हब पे। ऑल्सो देयर इज अ सिंगल डाउट एंड द प्रॉब्लम सॉल्विंग विंडो फॉर देम। मतलब एक ही जगह पे जाके पूरा का पूरा काम जो है वो एक साथ आपका हो जाएगा, ज्यादा पापड़ बेलने की आपको जरूरत है। ठीक है, फिर उसके बाद में गवर्नमेंट टेंडर निकलते हैं, ये मैं आपको बता चुका हूँ। Everyone seek to acquire the government tender because of the high payment and the large projects, but it is not easy to acquire the tender under the scheme. The startup get priority. उनको क्या मिलेगी, प्रायोरिटी मिलेगी। अगर इनको प्रायोरिटी ना मिले तो इन तक कोई बात पहुंचनी ना, तो उसके पहले लोग टेंडर जो है वो लेके चले जाएंगे, जो बड़े बड़े लोग। ठीक है, तो इनको क्या मिलेगा, इनको अपॉर्चुनिटी मिलेगा, प्रायोरिटी मिलेगी। ठीक है, ऑल्सो दे आर नॉट रिक्वायर्ड टू हैव एनी प्रायर एक्सपीरियंस। अगर उनके पास में एक्सपीरियंस नहीं भी होगा तो भी आपको टेंडर जो है वो मिल जाएगा। बाकी कंपनीज को अगर उनको काम चाहिए तो आपको दिखाना पड़ेगा कि ये काम करने का आपको एक्सपीरियंस है या नहीं। फिर उसके बाद में नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटी मींस द अपॉर्चुनिटी टू मीट विद द वेरियस स्टार्टअप स्टेक होल्डर्स एट अ पर्टिकुलर प्लेस इन द टाइम। तो सर जहां अपन ने यहाँ पे बात की थी किसके बारे में, स्टार्टअप इंडिया हब के बारे में। जहां एक स्टार्टअप वाला बंदा आ रहा है वहां दूसरा भी आ सकता है। ठीक है, अब दो स्टार्टअप वाले लोग जिनके गुड्स जो है वो एक दूसरे के लिए या तो कॉम्प्लीमेंट्री है या तो सब्स्टिट्यूट या तो सप्लीमेंट्री, मतलब एक दूसरे को कहीं ना कहीं आपस में क्या करते हैं, जोड़ते हैं। एग्जांपल, सर बोले मैं रबर बनाता हूँ, दूसरा बंदा मैं टायर बनाता हूँ। एक कहता है मैं रबर बनाता हूँ, दूसरा कहता है मैं क्या बनाता हूँ, टायर बनाता हूँ। तो ये बंदे ने कहा कि ठीक है, आज के बाद रबर मैं तुमसे परचेज करूंगा अगर तुम मेरे को सही दाम पे प्रोवाइड करोगे तो। बट द पॉइंट, बिजनेस आपका क्या होगा, एक्सपांड होगा, लोगों से आपकी क्या होगी, मुलाकात वगैरह होगी। ठीक है, तो ध्यान से the government provide this opportunity by conducting 2 startup fest annually. स्टार्टअप हब जो है इसके अलावा गवर्नमेंट क्या करती है, साल में 2 फेस्टिवल स्टार्टअप फेस्ट जो है उसको ऑर्गेनाइज करती है। आपने मूवी देखी होगी शायद, कौन सी, पैडमैन। अगर वो मूवी की बात करेंगे तो उसमें बकायदा ये वाली चीज को वहां पे दिखाएगी। ठीक है, both at the domestic as well as international level, Startup India scheme also provide the intellectual property awareness workshop and the इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जो होते हैं जिसमें आपका पेटेंट आ गया, पेटेंट के अलावा आपका कॉपीराइट आ गया, ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन आ गया, वो सारी चीजों के बारे में डिस्कशन जो है वो किया जाता है ताकि आप अपने टाइम पे चीजें डिसाइड कर सकें। एग्जांपल वापस से, पैडमैन में आपने शायद ये सुना होगा, देखा होगा कि सोनम कपूर अक्षय कुमार को कहती है कि अब तुम मुझे पेटेंट करवा लो, करोड़ों रुपए करो। तो वो कहता है कि पेटेंट क्या होता है, मुझे नहीं पता पेटेंट क्या होता है क्या। ठीक है, तो सोनम कपूर उसको बताती है कि पेटेंट करने का मतलब क्या होता है। अब ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने अपना काम जो है वो तो कर लिया, इनोवेशन लेके आ गए, नई चीज लेके आ गए, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि इस चीज का वो बेहतर यूज कैसे करें या इसका कोई और मिसयूज कैसे कर सकते हैं। राइट, डन। फिर उसके बाद में रजिस्ट्रेशन आप इन तीनों में से किसी भी टाइप से करवा सकते हो। कंपनी भी बना सकते हो, पार्टनरशिप फॉर्म भी कर सकते हो, या फिर लिमिटेड लायबिलिटी वाली पार्टनरशिप फॉर्म